नमस्कार स्टूडेंट्स, ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। नाउ वी आर स्टडिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इन एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, जिनमें अपन तीन प्रॉपर्टीज पे मेनली फोकस करेंगे। फर्स्ट एटॉमिक रेडियस, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पहले अपन एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के जो वेरिएशन होंगे वो एटॉमिक रेडियस के वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब इन तीनों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अपना जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि जब अपन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में, या किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन अपन मूव करेंगे 3D से 4D एलिमेंट और 4D सीरीज से 5D सीरीज एलिमेंट में, तो इन तीनों प्रॉपर्टीज में जो कि अपने पास एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या क्या वेरिएशन आते हैं और क्यों आते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का थोड़ा सा अपन ब्रीफ लें पीरियोडिक फंक्शन से, तो हम जानते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो होती है, ये एटम हो गया, इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस और पेरीफेरी पे होता है आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल, तो इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस होती है इसको कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस को मेनली दो जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं। एक तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जिसको कहा जाता है, क्योंकि ये कैसे अफेक्ट करेगा, जैसे न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज्यादा होगा ये आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को खींच के इनको अट्रैक्ट करके उतना ही पास लाने की कोशिश करेगा। पास लाने की कोशिश करेगा तो रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेडियस होती है वो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी ही कम हो जाएगी। क्योंकि न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन वहां पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज्यादा होगा उसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके उतना ही पास लाएंगे अपने पास। जितना ज्यादा लाएंगे तो रेडियस उतनी ही कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा जो इसका इफेक्ट होता है वो होता है अपने पास में शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि आउटरमोस्ट शेल के अलावा अंदर और भी बहुत सारे शेल होते हैं, करेक्ट। आउटरमोस्ट शेल तो सबसे आखिरी का शेल होता है, उसके अंदर भी कुछ शेल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन फिल किए होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनर शेल्स के, ये क्या करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं। दे क्रिएट शील्डिंग इफेक्ट, या इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, माइनस, और ये आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन इस पे भी कौन सा चार्ज है, माइनस। तो माइनस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, रिपेल करके इनको दूर भगाने की कोशिश करते हैं, जिससे रेडियस बढ़ जाती है। और साथ ही साथ एक चीज और करते हैं, ये जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में, जैसे हम देख पा रहे हैं कि स्क्रीन बना देते हैं या शील्ड बना देते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इस स्क्रीन और शील्ड की वजह से क्या होगा कि ये न्यूक्लियस जो है ये आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसका जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, इनर इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके दूर तो भेज रहे हैं, उसके साथ ही साथ क्या करते हैं ये इस पर न्यूक्लियस, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का क्लच जो होता है अट्रैक्शन कम कर देते हैं, जिसकी वजह से भी रेडियस बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है शील्डिंग इफेक्ट के। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी रेडियस ज्यादा हो जाएगी। तो ये दो बेसिक से फैक्टर है जिनको अपन यहां पर अप्लाई करके बताएंगे कि जब लेफ्ट टू राइट अपन चलेंगे तो रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं अपन तो इसमें जो चेंजेस आते हैं, सबसे पहला और जो बड़ा चेंज आता है वो आता है इसमें एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर जो है स्कैंडियम 21 है, टाइटेनियम 22 है, वेनेडियम 23। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एटॉमिक नंबर जो है वो एक एक इंक्रीज होता जाता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की नंबर है वो एक एक बढ़ती जाती है। इसमें 21 प्रोटॉन है, 22 है, 23 है। तो न्यूक्लियस का जो क्लच है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से रेडियस क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। लेकिन ये तो एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर जो यहां पर लगता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंज हो जाता है। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन 4s2 3d1, यहां पर है 4s2 3d2, यहां पर है 4s2 3d3, जैसा कि अपन पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो आउटरमोस्ट शेल है 4s जो है आउटरमोस्ट शेल, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कांस्टेंट है।
इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहे हैं वो किस में बढ़ रहे हैं, इनर डी सबशेल में बढ़ रहे हैं, इनर डी सबशेल में बढ़ रहे हैं। जैसे इसके नेक्स्ट क्या होना चाहिए, यहां हो जाएगा 3d5, 3d4 होना चाहिए, पर एक इधर आ जाता है, एक्सेप्शनली हो जाता है 3d5, देन 4s2 3d5, देन 4s2 3d6। तो 4s2 तो सब में ऐसे कैसे रहेगा, बस इनर जो डी सबशेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो इनर डी सबशेल है, जैसे 4s है, ये अपन मान लेते हैं 4s है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है सब में। अब इनर जो डी सबशेल है जो अपन ये बना रहे हैं, इनर डी सबशेल, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इसमें स्कैंडियम केवल 1 इलेक्ट्रॉन की स्क्रीन बना रहा है, टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन की स्क्रीन बन रही है, क्रोमियम वेनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन की स्क्रीन बढ़ रही है। तो जो अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, एटॉमिक जो न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है वो तो बढ़ी रहे, साथ ही साथ में जो इनर डी सबशेल है 3d, उसका शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर जो चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो बढ़ रहे हैं, ये तो रेडियस को कम करना चाहेंगे, और जो शील्डिंग बढ़ रहा है, डी इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, ये रेडियस को क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। तो यहां 2 अपोजिंग फैक्टर आ गए जो रेडियस के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। एक तो न्यूक्लियस के अंदर बढ़े हुए प्रोटॉन्स की नंबर है जो खींच के 4s को पास लाना चाहेगी, एक 3d में बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन्स की नंबर है जो 4s के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके दूर ले जाना चाहेगी। तो यहां 2 अपोजिंग फैक्टर है, नेट रेडियस में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा इफेक्टिव है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव है या फिर न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है ये ज्यादा इफेक्टिव है। इन दोनों का जो कलेक्टिव अपने पास रीजन आएगा, कलेक्टिव इनका जो इफेक्ट आएगा, उसके बेसिस पर अपन बताएंगे कि रेडियस में क्या इफेक्ट पड़ता है। करेक्ट। जो अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट चलने पर ये होता है कि स्टार्टिंग में 2 अपोजिंग फैक्टर है, ये रेडियस को कम कर रहा है और ये बढ़ा रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो Z की वजह से तो रेडियस कम हो रही है और जो सिग्मा है इसकी वजह से बढ़ रही है। तो स्टार्टिंग में जो होता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है और जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ये वीक होता है। तो ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन का, क्योंकि जो ज्यादा इफेक्टिव होता है नेट इफेक्ट उसी का आएगा, वही डोमिनेट करेगा। तो यहां पर स्टार्टिंग में रेडियस कम होती है, बीच में क्या होता है ये दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाते हैं। तो जितना इंक्रीमेंट हो उतना डिक्रीमेंट हो गया, यानी रेडियस में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बीच में रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाती है। और लास्ट में जाके क्या होता है, जब इनर डी सबशेल में 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं, कंप्लीटली वो फिल हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट यहां पर जाकर ओवरकम कर जाता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन को, मतलब लास्ट में शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन से ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से रेडियस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आता है। तो अपना जो नेट आंसर आएगा वो ये आएगा कि जब अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो रेडियस जो है स्टार्टिंग में डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट रहती है, लास्ट में इंक्रीज हो जाती है। यदि अपन ग्राफ से शो करना चाहें तो इसको अपन बताएंगे, जैसे ग्राफ है बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड न्यूक्लियर चार्ज। तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, पहले डिक्रीज हो रही है, फिर अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट है और लास्ट में जाके थोड़ी सी इंक्रीज होगी। यहां यदि अपन पुट करना चाहे तो ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। यहां अपन देख पा रहे हैं स्कैंडियम से क्रोमियम तक लगभग ये डिक्रीज हो रही है, फिर क्रोमियम के बाद में मैग्नीज से लेकर निकेल तक अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट है, और कॉपर और जिंक में थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। करेक्ट। तो ये अपन ने देखा लेफ्ट टू राइट चलने पर इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसको अपन थोड़ा सा और डिटेल से यदि समझना चाहे, यदि यहां से समझ में नहीं आया, समझ में आ गया तो स्किप करके अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी में तुम जा सकते हो, नहीं तो इसको अपन और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जैसे अब बात करें स्कैंडियम से टाइटेनियम पे जानेंगे तो स्कैंडियम में क्या है, 21 प्रोटॉन है सेंटर में, और जो आउटर मोस्ट शेल है इसके अंदर 4s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो इनर डी सब शेल है इसके अंदर 3d जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। करेक्ट। तो हो क्या रहा है, ये 21 प्रोटॉन 4s के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्ट करने के बाद में ये जहां पर इसको ला पा रहे हैं वहां तक ले आते हैं, और उस कंडीशन में ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के जो बीच की डिस्टेंस इसको अपन कह पा रहे हैं रेडियस। अब स्कैंडियम से जब टाइटेनियम में गए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये 21 की जगह प्रोटॉन बढ़कर हो जाएंगे 22। अब प्रोटॉन कितना हो गए, 22 प्रोटॉन। 4s में वो के वही 2 इलेक्ट्रॉन है, साथ ही साथ 3d में पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, अब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब देखो हो क्या रहा है, 21 प्रोटॉन से ज्यादा अट्रैक्शन किसका होगा, 22 प्रोटॉन्स का होगा। तो ये 22 प्रोटॉन जो है 4s के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे और ज्यादा पास लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में क्या होगा, यहां पर 3d इलेक्ट्रॉन है एक जो स्क्रीन बना रहा है और 4s के इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहा है। करेक्ट, यानी शील्डिंग इफेक्ट जनरेट कर रहा है। अब शील्डिंग इफेक्ट पहले 1 इलेक्ट्रॉन का था, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स का है, 2 इलेक्ट्रॉन का।
कहने का मतलब यदि अपन मान लें कि ये सेंटर में कुछ पर्सन है, जिस पहले 21 पर्सन थे, 22 थे, अब एक ये बाहर का घेरा है जिसमें 2 पर्सन है, और ये सेंटर के जो आदमी है वो बाहरी घेरे के जो पर्सन है उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं अपनी तरफ। एक बीच में घेरा है, उसमें जो पर्सन आ रहे हैं वो प्रोटेक्शन के लिए, वो आउटरमोस्ट जो घेरा आ रहा है, सबसे बाहरी जो घेरा है, उसमें जो पर्सन है उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो सेंटर में जो खींच रहे हैं पर्सन, ये एक बढ़ा दिया अपन ने, और जो मिड में प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो भी एक बढ़ा दिया, वो भी एक बढ़ा दिया। लेकिन शुरू में क्या हो रहा है, ये जो सेंटर में जो पर्सन है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं ये ज्यादा जो है मजबूत है, और जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये इतना मजबूत नहीं है। तो होगा क्या, अल्टीमेटली जो आउटरमोस्ट शेल में, यानी जो बाहरी घेरा है उसमें जो पर्सन है उसको वो खींचकर, सेंटर वाले जो पर्सन है वो खींच के पास ले आएंगे। यहां सेंटर वाले जो पर्सन है वो अपने पास प्रोटॉन है, और जो बीच में प्रोटेक्शन के लिए जो पर्सन अपन बोल रहे हैं वो है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, और जो बाहरी घेरा जो अपन बोल रहे हैं, जिन पर्सन को जो सेंटर पर्सन खींच रहे हैं वो है आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो जो सेंटर में जो खींच रहे हैं उनकी नंबर एक एक बढ़ती जाती है, बाहरी घेरे में जो है वो 2 ही है, और जो अंदर प्रोटेक्शन कर रहे हैं उनकी नंबर भी एक एक बढ़ती जाती है, उनकी नंबर भी एक एक बढ़ती जाती है। लेकिन शुरू में क्या होता है कि जो सेंटर में जो खींच रहे हैं ये ज्यादा मजबूत है, और जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो पर्सन इतने मजबूत नहीं है। तो ये जो बाहरी घेरे के जो 2 पर्सन है इनको खींच के पास लाते रहेंगे, कहां से कहां तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जैसे अपन आगे बढ़ेंगे यहां पर हो जाएगा 24 प्रोटॉन, या जैसे मैंगनीज में 25 प्रोटॉन, और यहां पर ये जो प्रोटेक्शन करने वाले ये 5 हो गए, और ये 2 के 2 ही है। अब इसमें ये जितने बढ़े, यहां से आने पर सेंटर पर्सन जितने बढ़ रहे हैं उतने ही जो प्रोटेक्शन करने वाले वो भी बढ़ रहे हैं, और दोनों सेम इफेक्टिव है, दोनों सेम ही इफेक्टिव है। यानी कि जो आउटरमोस्ट जो घेरा होगा, आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो वहीं के वहीं रहेंगे, क्योंकि जितना वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उतने ही ज्यादा प्रोटेक्ट भी हो रहे हैं। तो बीच में जाके जो रेडियस अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट होगी। लास्ट में जाके क्या हुआ, जैसे कॉपर और जिंक में, जब यहां पे हो गए 29 प्रोटॉन, यहां पे 30 प्रोटॉन, 29 प्रोटॉन है, 30 प्रोटॉन है, और ठीक है ये प्रोटॉन ही बहुत ज्यादा हो गए, तो जो सेंटर अपने पास में प्रोटॉन है उनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन साथ ही साथ में क्या है, जो बीच में जो स्क्रीन बन रही है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो यहां 3d10 4s1 होता है, तो 10-10 इलेक्ट्रॉनों का प्रोटेक्शन लग रहा है एक साथ में, और वो इतना ज्यादा इफेक्टिव होगा कि जो बढ़े हुए प्रोटॉन है यहां से यहां पे जाने पे बहुत सारे प्रोटॉन जो बढ़ गए और वो अट्रैक्ट कर रहे हैं आउटरमोस्ट शेल 4s को, उसको वो ओवरकम कर जाएंगे, और इस आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा रिपेल करके दूर भेज देंगे। करेक्ट। इस पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन लग रहा है उसको तो हटा ही देंगे, उसके बाद में थोड़ा सा रिपल्सन और बचेगा इसमें, और उस रिपल्सन से ये जो आउटरमोस्ट शेल है 4s जो है वो थोड़ा सा दूर और चला जाएगा। तो ये अपने पास में लेफ्ट टू राइट चलने पर जो वेरिएशन आता है वो है। अब ये का ये सेम पैटर्न जो अपन 3D सीरीज के जैसे आए वैसे वैसे 4D सीरीज पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी वही होगा, एक एक जैसे अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ेगा, और जो इनर डी है उसमें 4D आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 5 होगा यहाँ पे 4 होगा, तो इनर जो 4D सब शेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। तो वही जो चीजें हैं जो यहाँ पर लग रही है वो कि वही फैक्टर वहां पर भी एज इट इज लग जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि अपन 3D की जगह पर यहाँ पर आते हैं 4D सीरीज एलिमेंट, यदि 4D सीरीज एलिमेंट्स अपन लिखें इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, ये आगे 4D सीरीज एलिमेंट। करेक्ट। अब इनमें यदि देखते हैं लेफ्ट टू राइट चलने पर, तो इनका एटॉमिक नंबर यदि अपन देखना चाहें तो एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ेगा। जैसे यहां पर होता है 39, ये होगा यहां पे 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। करेक्ट। तो इसमें क्या होगा, जैसे अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एक एक प्रोटॉन बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 39 प्रोटॉन, यहाँ 40 हो गए, यहाँ 41 हो गए, 42 हो गए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 4 की जगह पे 5 हो जाएगा, 3 की जगह 4 हो जाएगा। तो सेम एज इट इज वो के वो फैक्टर यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। ये 4 हो गया, यहाँ पर 5, ये हो गया 4, ये 4 और ये 5। तो जैसे अपन इस प्रेजेंटेशन को शो करें, यहाँ पे 39 प्रोटॉन्स आ रहे हैं इट्रियम में, जो 5s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उनके बीच में आ रहा है 4D जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो कि 5s के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है।
अब जैसे अपन इट्रियम से जर्कोनियम में गए तो ये जो प्रोटॉन जो आ रहे थे 39, अब ये इंक्रीज हो गए, कितने हो गए 40 हो गए, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। साथ ही 4d में जो पहले इलेक्ट्रॉन आ रहा था एक, अब ये बढ़ के कितना हो गए 2 हो गए, तो वही प्रेजेंटेशन रहेगा, बस यहां पे 4 की जगह 5s करना है, 4s की जगह, और 3d की जगह 4d करना है, करेक्ट। तो अब इससे आगे जाएंगे तो यहां 41 प्रोटॉन हो जाएंगे, जो इनर डी सबशेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आगे प्रोटेक्शन वाले, और जो 5s उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन बने, तो वो की वही लाइन यहां पर अपन कहेंगे कि 5s जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन बने हुए। जैसे अपन लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो क्या 2 चेंज आ रहे हैं, एक तो न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन है वो क्या इंक्रीज हो रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, वो 5s के इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास लाना चाहेंगे। साथ ही साथ जो इनर 4d है उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ये अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट जनरेट करके जो 5s के इलेक्ट्रॉन है उसको दूर भेजना चाहेगा, रिपेल करके भी और न्यूक्लियर अट्रैक्शन से प्रोटेक्ट करेगी। स्टार्टिंग में क्या होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव है तो वो खींच के अपने पास ले आएगा इलेक्ट्रॉन्स को, शील्डिंग जो है जो उसको प्रोटेक्शन करे इतना प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी, तो जो रेडियस है वो डिक्रीज हो जाएगी। मिड में जो है जैसे यहां से यहां तक दोनों इफेक्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन और शील्डिंग दोनों बराबर हो गई तो रेडियस जो अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगी। लास्ट में जाके शील्डिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इनर जो 5d सबशेल है ये लगभग पूरा भरा हुआ होगा अपने पास, तो लास्ट में जाके जो शील्डिंग है वो अपना इफेक्ट बताएगी, ज्यादा प्रोटेक्शन होगा, तो बड़ा हुआ जो न्यूक्लियर चार्ज है, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, वो इतना नहीं खींच पाएगा 5s के इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि शील्डिंग प्रोटेक्शन अब ज्यादा इफेक्टिव, तो प्रोटेक्शन जो है अपना वर्क करेगा और 5s के इलेक्ट्रॉन को दूर भेज देगा, तो लास्ट में जाके थोड़ी सी रेडियस जो है इंक्रीज हो जाएगी। यदि अपन 4d सीरीज के लिए भी ये ग्राफ बनाते हैं बिटवीन रेडियस एंड एटॉमिक नंबर, तो ये ग्राफ ऐसे कैसे आएगा, स्टार्टिंग में रेडियस को अपन डिक्रीजिंग बताएंगे, कहां से लेकर इट्रियम से मोलिब्डेनम तक, उसके बाद में मोलिब्डेनम से लगभग पैलेडियम तक जो है ये रेडियस कांस्टेंट रहेगी, और लास्ट में Ag एंड Cd में जाके थोड़ी सी इंक्रीज होगी, थोड़ी सी इंक्रीज होगी। ये का यही पैटर्न जो है जैसे 4d में आया जैसे कैसे अपने पास 5d सीरीज में भी फॉलो होगा। जैसे इसकी जगह पर अपन लिखना चाहें 5d सीरीज के एलिमेंट्स, तो 5d सीरीज में क्या होगा, बस यहां 6s करना पड़ेगा, यहां पे 5d करना पड़ेगा, और यहां पर 5d सीरीज के एलिमेंट्स अपन लिख सकते हैं। जैसे यहां पे 5d सीरीज के एलिमेंट्स लिखे हम, तो लेंथेनम से स्टार्ट होगा, ये इनके एलिमेंट्स, करेक्ट। अब जैसे अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो यहां पे 6s में 2 इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट बने हुए रहेंगे, सब में 6s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर भी 6s2 ही होता है, इसमें यहां पर जो है एक्सेप्शन नहीं होता। अब और जो चेंज हो रहा है वो कहां हो रहा है, 5d में, 5d में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इनर 5d में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है जो कि प्रोटेक्शन जनरेट करेगा, शील्डिंग इफेक्ट जनरेट करेगा, और जो Z है वो भी इंक्रीज हो रहा है। यहां थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा Z के, थोड़ा सा हमें सोचना है, देखो लेंथेनम से डायरेक्ट हैफनियम में नहीं जाएंगे, बीच में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, लेंथेनॉइड्स, तो उनको भी हमें कंसीडर करते हुए चलना है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे, जो अपना कंसेप्ट है वो एज इट इज रहेगा। जैसे यहां पे अपन एटॉमिक नंबर की बात करें तो लेंथेनम का 57, उसके बाद यहां पर 58 नहीं आएगा, 72 आएगा, क्योंकि बीच में 14 लेंथेनॉइड्स, बीच में 14 लेंथेनॉइड्स है। और ऐसा क्यों है ये भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो इससे पहले S जो आया जिसको अपन करें 6s2, तो 6s2 के बाद में यदि अपन कट करें तो इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे किसमें, 4f में, 4f के बाद में आते हैं 5d में, n+l रूल के अकॉर्डिंग। एक्सेप्शनली 6s बनने के बाद 5d में एक चला जाता है, फिर 4f में जाते हैं 1 से लेके 14 तक, उसके बाद फिर 5d में आता है 2, बीच में लेंथेनॉइड्स रखे अपन ने 14, फिर यहां 72 हो गया, फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। इसके साथ में इनका एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज होगा, यहाँ 57 होगा, यहाँ 57 प्रोटॉन लिखेंगे अपन, यहाँ 40 की जगह अपन लिखेंगे 72 प्रोटॉन्स, देन 72, 73, देन 74। अब एक चीज यहां पे थोड़ी सी हमें प्रॉब्लमेटिक लग सकती है कि चलो इसके आगे तो रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर पैटर्न है, 72, 73, 74 प्रोटॉन, एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, और इनर जो 5d है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, करेक्ट। तो रेगुलर जो है पैटर्न आ जाएगा जैसे पहले हो रहा था। और स्टार्टिंग में हम कहेंगे कि जो चेंजेस जो है वेरिएशन यदि अपन बताना चाहें तो हम बताएंगे कि स्टार्टिंग में जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो ज्यादा इफेक्टिव है, इसकी वजह से रेडियस कम हो रही है, फिर न्यूक्लियर अट्रैक्शन
और शील्डिंग इफेक्ट दोनों इक्वली जो है इफेक्टिव है, तो दोनों कैंसिल किया एक दूसरे को, रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल हो गई। लास्ट में जाके शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव हुआ तो रेडियस थोड़ी सी बढ़ गई। तो जैसे पहले किया था वैसे वैसे यहां पर भी अप्लाई कर सकते। थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो यहां पर आ सकता है। देखो यहां 57 से एक साथ प्रोटॉन इंक्रीज कर दिए 72, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो इतना ज्यादा बढ़ा दिया। इलेक्ट्रॉन अपन ने 5d से 1 से 5d2 तक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया। इस हिसाब से तो जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन इतना बड़ा है तो रेडियस तो बहुत कम हो जानी चाहिए। यहां पर जैसे अपन लेंथेनम से हैफनियम में आए तो यहां पे यदि अपन ग्राफ बनाए तो लेंथेनम से हैफनियम में तो यहां पे आ जाना चाहिए ग्राफ, करेक्ट, लेकिन नहीं होता। देखो समझो, जैसे यहां पर 57 से 72 14 प्रोटॉन अपन ने ऐड किए, 14 इलेक्ट्रॉन भी ऐड किए इनके बीच में, इसके और इसके बीच में जो शील्डिंग जनरेट करे। वो कहां ऐड किए अपन ने? 5d में ऐड नहीं किए, अपन ने ऐड किए हैं 4f में, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड हुए। तो 14 प्रोटॉन ही ऐड नहीं हुए एक साथ, 14 इलेक्ट्रॉन भी ऐड हुए। तो जितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ा है उतना ही अपन ने शील्डिंग भी बढ़ाया, लेकिन शील्डिंग किसका बढ़ा है? 4f का बढ़ा है। उसके बाद में जो शील्डिंग बढ़ेगी वो 5d की बढ़ेगी, उसके बाद जो शील्डिंग बढ़ेगी वो 5d की बढ़ेगी। तो जैसे जैसे रेगुलर पैटर्न में कहीं बदलाव नहीं आया, जैसे जैसे अपन एक एक प्रोटॉन बढ़ा रहे हैं एक एक जो है इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। पर 57 के बाद में नेक्स्ट जो 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे वो कहां बढ़ाएंगे? 4f में बढ़ाएंगे। 57 एटॉमिक नंबर के बाद में जैसे जैसे एक एक प्रोटॉन बढ़ेगा 58, 59, 60, तो प्रोटॉन बढ़ रहा है तो एक एक इलेक्ट्रॉन भी इनर शेल के अंदर अपने को बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो कहां बढ़ेगा? वो 5d में नहीं बढ़ेगा, वो किस में बढ़ेगा? 4f में बढ़ेगा। कहां तक? 71 तक। 71 तक 4f कंप्लीटली फिल हो जाएगा। उसके बाद जो अपना एटॉमिक नंबर 72 आए तो 71 से 72 में जाने पर जो एक प्रोटॉन बढ़ा है उसके जगह उसके साथ में जो इनर डी सबशेल है, इनर जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो 5d में बढ़ेगा। उसके बाद जो अपना शील्डिंग लगेगा वो 5d का लगेगा, करेक्ट। तो यहां से यहां पर अपन मान सकते हैं कि लेंथेनम से हैफनियम पे आने पे 14 प्रोटॉन बढ़ा दिए, 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो शील्डिंग जितने की बढ़ी है, जितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ा है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग भी बढ़ी है, करेक्ट। उसके बाद में जैसे एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो 5d के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद भी जितने प्रोटॉन बढ़ेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग भी बढ़ेगी। बस थोड़े शील्डिंग मिक्सिंग है, या 4f की शील्डिंग है फिर 5d की। बाकी जो रेगुलर जो पैटर्न है उसमें अब कोई चेंजेस नहीं है। जो है न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो बढ़ रहा है वो 6s को खींच के अपने पास लाना चाहेगा, फिर 57, फिर 72 प्रोटॉन, 73 ज्यादा प्रोटॉन होंगे, 6s को खींच के पास लाना चाहेंगे। जो इनर इलेक्ट्रॉन जो है पहले 4f के इलेक्ट्रॉन फिर 5d के, ये 6s के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके दूर भेजना चाहेंगे और साथ साथ न्यूक्लियर अट्रैक्शन से 6s के इलेक्ट्रॉन्स की प्रोटेक्शन भी करना चाहेंगे और रेडियस को बढ़ाना चाहेंगे। शुरू में न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव है इसलिए रेडियस डिक्रीज हुई, फिर दोनों इफेक्ट जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन और शील्डिंग इफेक्ट अप्रोक्सीमेट इक्वल हुए तो रेडियस जो है कांस्टेंट रहेगी और लास्ट में जब शील्डिंग बढ़ी तो रेडियस थोड़ी सी बढ़ गई। तो यहां पर अपन यदि ग्राफ बनाना चाहें तो इसका जो ग्राफ है वो भी ऊपर जैसे अपन ने बनाया वैसे बनेगा। स्टार्टिंग में अपन रेडियस को डिक्रीजिंग बताएंगे, फिर कांस्टेंट बताएंगे और लास्ट में थोड़ी सी इंक्रीजिंग बताएंगे। तो ये ग्राफ रेडियस और एटॉमिक नंबर के बीच में, तो शुरू में जैसे लेंथेनम, हैफनियम, फिर Re से लेकर लगभग Au तक ये कांस्टेंट रहेगी, Pt तक ये कांस्टेंट रहेगी और Au और Ag में जो है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये अपन ने देखा लेफ्ट टू राइट के लिए। अब अपन देखेंगे अप टू डाउन। अप टू डाउन जो अपन चलेंगे किसी भी ग्रुप में, जैसे बात करें अपन इस फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं, स्कैंडियम से एट्रियम और लेंथेनम। इससे नेक्स्ट में भी जैसे अपन चलेंगे टाइटेनियम से नायोबियम और यहां हैफनियम, तो रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपन देखेंगे। यानी अपन कहना चाहेंगे जैसे ये ग्राफ बनाए तो ये जो ग्राफ है वो इसके ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा, और ऊपर आएगा तो कितना ऊपर आएगा वो अब अपन डिस्कस करें। ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है। तो 3D सीरीज से 4D सीरीज एलिमेंट में आएंगे तो जो रेडियस है वो इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि अपन जैसे ग्रुप में कहते हैं, ग्रुप में अप टू डाउन चलने पर हर बार एक नया शेल ऐड हो जाता है जिसकी वजह से रेडियस बढ़ जाती है, क्योंकि जो नया शेल जुड़ता है वो पुराने शेल के बाहर जुड़ता है, इस वजह से रेडियस ज्यादा हो जाती है। तो कॉमन सा फैक्टर लगाकर अपन यहाँ पे बता सकते हैं कि 3D से 4D में आने पर रेडियस इंक्रीज होती है और नॉर्मल इंक्रीज होती है। जैसे यहाँ अपन कॉन्फिगरेशन लिखे 4s2 3d1, एट्रियम का क्या होगा 5s2 4d1। तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल कौन सा है 4s है, यहाँ पर आउटर मोस्ट सब शेल है 5s। 5s तो 4s के बाहर ही तो बनेगा। यहाँ पर यदि अपन स्कैंडियम बनाए तो स्कैंडियम में न्यूक्लियस है, यहाँ बना 3d और उसके बाहर कौन सा बना
4s। अब यदि अपन इट्रियम बनाए तो इट्रियम में 4s तक तो ऐसे कैसे है ही है, उसके बाद में 4s के बाद में 4p फिल हो गया। देखो यहां तक तो इसको ऐसे कैसे बनाए अपन ने 4s तक, उसके बाद में 4p भी फिल कर लिया अपन ने, फिर 4d भी आ गया और 4d के बाद में 5s भी आ गया। 5s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 4d में भरा अपन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इतने जो नए सबशेल आए हैं वो इसके बाहर तो जुड़ेंगे। अब बाहर जुड़ेंगे तो रेडियस क्या होगी, ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो 3d से जब 4d में आते हैं तो रेडियस इंक्रीज होती है, रेडियस इंक्रीज होती है। जैसे यहां अपन ये रेडियस बनाए स्कैंडियम की, तो जो इट्रियम है इसकी रेडियस ये होगी। टाइटेनियम की ये बनाए अपन, तो जो जर्कोनियम है इसकी ये होगी। रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब बात करें 4d सीरीज एलिमेंट से 5d सीरीज एलिमेंट, यहां पर क्या है, यहां पर भी वो रूल तो अप्लाई होगा ही होगा कि जैसे ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं तो नया शेल जुड़ने पर रेडियस बढ़ जानी चाहिए, लेकिन जितना अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी नहीं बढ़ेगी, बहुत कम बढ़ेगी। यहां पर 4d से 5d सीरीज एलिमेंट की जो रेडियस होती है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल रहती है। अब उसको अपन दो तरह से समझ सकते हैं। देखो एक तो उसका रीजन क्या है, इस अबनॉर्मेलिटी का जो रीजन है वो है इनमें लेंथेनम और हैफनियम, इन दोनों के बीच में आने वाले लेंथेनॉइड एलिमेंट, इन दोनों के बीच में जो 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आते हैं उनकी वजह से ही होता है। तो इसको अपन यदि सिंपल वर्ड्स में समझें तो देखो जब इट्रियम से अपन लेंथेनम में आएंगे तो रेडियस इंक्रीज होगी, करेक्ट। तो ये अपन ने रेडियस जो है वो इंक्रीज बना दी, ये रेडियस इंक्रीज हो गई। अब लेंथेनम से डायरेक्ट हैफनियम में नहीं जाएंगे अपन, लेंथेनम से हैफनियम में जाने के पहले हमें 14 लेंथेनॉइड्स के पास होना पड़ेगा, क्योंकि लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है वो 57 है और हैफनियम का है 72। इनके बीच में 14 एलिमेंट्स और है लेंथेनॉइड्स है। और लेंथेनॉइड्स में हम जानते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसको अपन डिटेल से तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया हमें होना चाहिए कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है लेंथेनॉइड्स में लेफ्ट टू राइट चलने पर, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ में रेडियस जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती जाती है। तो लेंथेनम के बाद में अपन पास होंगे किससे होकर, लेंथेनॉइड्स होकर, फिर जाएंगे हैफनियम में। तो लेंथेनम से जब अपन गए लेंथेनॉइड्स में तो रेडियस को अपन ने डिक्रीज किया 14 टाइम्स। या रेडियस को कितने टाइम डिक्रीज किया अपन ने, 14 टाइम डिक्रीज किया। और उसके बाद अपन कहां गए, हैफनियम में। तो जब हैफनियम में जो रेडियस आएगी वो लेंथेनम्स के बजाय बहुत ही छोटी आएगी। तो यहां पर हैफनियम की जो रेडियस होगी, क्योंकि उसको 14 टाइम अपने डिक्रीज कर दिया लेंथेनॉइड से पास होते समय, तो हैफनियम की जो रेडियस आएगी वो जर्कोनियम के अप्रोक्सीमेट इक्वल ही आ जाएगी, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहां से अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखो ये लाइन तो अपन छोड़ दे, स्कैंडियम, टाइटेनियम और लेंथेनम, यहां तो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, लेकिन इसके आगे चलते हैं तो टाइटेनियम से जर्कोनियम में रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जर्कोनियम से हैफनियम में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये का ये रेगुलर पैटर्न जो है वो आगे भी फॉलो होगा। जब अपन वेनेडियम से आएंगे नायोबियम में तो रेडियस बढ़ेगी, लेकिन नायोबियम से जब टेंटेलम में जाएंगे तो रेडियस इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, रेडियस में केवल थोड़ा सा इंक्रीमेंट आएगा। तो 3D सीरीज से 4D सीरीज एलिमेंट में आने पर रेडियस बढ़ती है, 4D सीरीज से 5D सीरीज एलिमेंट में आने पर केवल थोड़ी सी बढ़ती है। उसका रीजन बहुत अच्छी तरह पे को पता होना चाहिए, उसका रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कि जब 4D से 5D सीरीज एलिमेंट में आते हैं तो हमने को दो चेंज करने पड़ते हैं। एक तो जब अपन ग्रुप में अप टू डाउन चलेंगे तो रेडियस बढ़ेगी, उसके बाद हमें लेंथेनॉइड एलिमेंट्स के पास होना पड़ेगा, वहां पर रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो रेडियस एक बार तो इंक्रीज हुई अप टू डाउन आने पर, और फिर लेंथेनॉइड से जाते समय डिक्रीज हुई, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैंसिल कर देंगे, रेडियस रह जाएगी अप्रोक्सीमेट इक्वल। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे डायरेक्ट अपन आए जर्कोनियम से हैफनियम में तो क्या होगा, देखो यहां जितने प्रोटॉन है, यहां पर जितने प्रोटॉन है उससे यहां पर 32 प्रोटॉन ज्यादा है। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 40 है, इसका 72 है, तो यहां पर 40 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पर 72 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब 32 प्रोटॉन बढ़ाए हैं तो 32 इलेक्ट्रॉन भी बढ़ने चाहिए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे इनर शेल में। वो कहां बढ़ेंगे, इनर शेल के अंदर। इनर पहले तो डी सब शेल में भरे, 4D में भरे, फिर उसके बाद में 4F में भरे, 4D में भरते जाएंगे, फिर अपने पास किस में आए, 4F में। मेनली जो 14 इलेक्ट्रॉन है वो 4F में भरे अपन। तो अपन डायरेक्ट यदि इसका आंसर देना चाहे तो हम लिखेंगे कि जब 4D से 5D सीरीज एलिमेंट में आते हैं तो दो चीजें बढ़ती है, एक तो एटॉमिक न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की नंबर बढ़ जाती है, साथ ही साथ इनर जो शेल होते हैं, खासकर स्पेशली एफ जो सब शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। यहां तो 4F था ही नहीं, 4F तो यहीं तो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो
जब दो चीजें बढ़ रही है, यहां से यहां आने पर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और 4f के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इनर जो सबशेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अब जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़े वो आउटरमोस्ट जो शेल है अपने पास 5s, इसको खींच के पास लाना चाहेंगे, और जो इनर 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं ये इसको रिपेल करके दूर भेजना चाहेंगे। लेकिन जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है यहां पर इनर जो d और f सबशेल है उनके, स्पेशली इनर जो f सबशेल है उनके शील्डिंग के रेस्पेक्ट में। तो जो f की जो शील्डिंग है या अपन के इसका जो प्रोटेक्शन है या इसका 5f पे जो रिपल्शन है वो इतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि इन बढ़े हुए जो 32 प्रोटॉन्स है इनका अट्रैक्शन होगा। तो अल्टीमेटली जो इफेक्ट आएगा वो किसका आएगा, अट्रैक्शन का आएगा। तो यहां पर दूसरा रीजन अपन ये भी दे सकते हैं 4d से 5d सीरीज एलिमेंट के रेडियस का अप्रोक्सीमेट इक्वल होने का, कि 4d सीरीज से 5d सीरीज एलिमेंट में आने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इंक्रीज न्यूक्लियर प्रोटॉन्स की वजह से, और साथ ही साथ इनर जो शेल होते हैं, इनर 4f सबशेल जो होता है उसका शील्डिंग भी बढ़ती है। लेकिन शील्डिंग इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती जितनी कि इंक्रीज न्यूक्लियर प्रोटॉन्स का चार्ज होता है। इसकी वजह से जो रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल रह जाती है, कांस्टेंट रह जाती है, रेडियस बढ़ नहीं पाती, क्योंकि रेडियस को जो न्यूक्लियर है अट्रैक्शन, बढ़ा हुआ जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो खींच के पास ले आता है। साथ ही साथ अपन भूल भी नहीं सकते कि साथ में 4f के इलेक्ट्रॉन भी है, वो उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहेंगे, रिपेल करके दूर भेजना चाहेंगे, लेकिन उनका इफेक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, वो भेज ही नहीं पाते। तो जो मेन इफेक्ट है वो न्यूक्लियस का पड़ता है और वो खींच के पास ले आता है, और वहीं पे ले आता है जहां पर रेडियस अप्रोक्सीमेट 4d सीरीज एलिमेंट की। तो ये अपन, और ये चीज जो है वो आगे फॉलो होती रहेगी। तो यहां पर यदि अपन ग्राफ से शो करना चाहें तो इसका जो ग्राफ है 3d के ऊपर आएगा और 5d का जो ग्राफ है वो 4d के ऊपर आएगा। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा गैप होगा क्योंकि 3d के बजाय 4d की जो रेडियस है वो बहुत ज्यादा है, और इन दोनों के रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो 5d का जो ग्राफ आएगा वो 4d से जस्ट ऊपर आएगा। तो यदि अपन एक साथ इनका ग्राफ बनाकर अपन शो करना चाहें तो इसमें हम शो करेंगे कि जैसे अपन ने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया एटॉमिक रेडियस एंड जेड के बीच। तो ये पहला जो ग्राफ है ये अपन ने बना दिया 3d सीरीज के लिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यहां तक। फिर दूसरा जो ग्राफ है वो अपन यहां बनाएंगे इतना ऊपर, ये 4d सीरीज एलिमेंट के लिए, इसके रेस्पेक्टिव जो भी 4d सीरीज एलिमेंट है, जैसे जिंक, स्कैंडियम के नीचे क्या आ जाएगा, इट्रियम, इसके जस्ट ऊपर इट्रियम आएगा, जर्कोनियम, इस तरह से। इस तरह से रेस्पेक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, जैसे इसके नीचे आना चाहिए, इसके नीचे ऊपर आना चाहिए, इसके नीचे निकेल आना चाहिए, इसके नीचे आना चाहिए, इस तरह से। अब जो 5d सीरीज का जो ग्राफ आएगा वो इसके ऊपर आएगा, लेकिन इतना ऊपर नहीं आएगा क्योंकि इनकी जो रेडियस अपन ने बताई वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है, तो इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा यहां पर। और ये ग्राफ आएगा लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, तो ये अपन ने डिस्कस किया इनके एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो एटॉमिक रेडियस के बाद में अपन डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एंथैल्पी और उसके साथ में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो इनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अपने रेडियस अच्छी तरह डिस्कस की हुई है, तो ये दोनों जो चीजें हैं वो रेडियस से डायरेक्टली रिलेटेड है। अब पहले बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे अपन जानते हैं कि एक गैसियस आइसोलेटेड एटम होता है, उसके आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है, ये डायरेक्टली डिपेंड करती है एटॉमिक साइज के ऊपर और न्यूक्लियर अट्रैक्शन के ऊपर। जब अपन एटम की साइज को डिक्रीज करते हैं तो आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं, इन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है और इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो साइज डिक्रीज होने पर जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। करेक्ट, ये अपन जानते हैं पहले से। अब इस चीज को यहां पर अपन अप्लाई करेंगे। यहां पर दो टाइप के चेंजेस देखेंगे अपन कि जब एक तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे 3D, 4D और 5D सीरीज में, तब आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और एक अप टू डाउन जाने पर, ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इनमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसमें क्या चेंज होंगे। तो पहले अपन लेफ्ट टू राइट की बात करें, और ये अपन पहले बात करें डेल्टा IH1 की, फिर डेल्टा IH2 और 3 की भी अपन बात करेंगे। पहले डेल्टा IH1 यानी एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी।
अब 3D सीरीज देख लें अपन, या 4D देख लें, या 5D देख लें, अपन रेडियस क्या बता रहे हैं कि रेडियस जो है पहले डिक्रीज हो रही है, फिर अप्रोक्सीमेट इक्वल हो रही है। तो जब रेडियस डिक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अभी अपन ने कहा था, रेडियस जब डिक्रीज होती है तो आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के पास रहता है, न्यूक्लियस उसको ज्यादा जो है फर्मली बाउंड करके रखता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेफ्ट टू राइट अपन कहें तो डेल्टा IH1 जो है वो इंक्रीज होती है 3D सीरीज में भी, 4D सीरीज में भी और 5D सीरीज में भी। जैसे अपन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम इधर क्यों चलेंगे तो डेल्टा H1 बढ़ेगी। 4D में इट्रियम, नायोबियम, जर्कोनियम, नायोबियम इस साइड में बढ़ेंगे तो भी डेल्टा H1 बढ़ेगी। और 5D में लेंथेनम, हेफनियम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो भी डेल्टा IH1 बढ़ेगी। ये एक कॉमन सा रूल हो गया। इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि रेडियस तो अपन स्टार्टिंग एलिमेंट्स में डिक्रीज कर रहे हैं, फिर तो रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाती है। तो जब रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल रहती है तब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। और लास्ट में जब थोड़ी बहुत रेडियस बढ़ती भी है, कॉपर जिंक में थोड़ी सी बढ़ती हो तो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। उसका रीजन क्या है कि जैसे अपन मान लेते हैं यहाँ रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल है, रेडियस क्या है अप्रोक्सीमेट इक्वल है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, यहां तक तो रेडियस डिक्रीज हुई, तो रेडियस डिक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। ये तो सिंपल सा रूल है। अब रेडियस डिक्रीज हुई तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, बढ़ गई। अब क्रोमियम के बाद में क्रोमियम, मैग्नीज की जैसे बात करें, रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल भी है, रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल भी है तो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वो 24 प्रोटॉन है, यहाँ 24 प्रोटॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या उतनी ही डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का, क्योंकि रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल रखी है अपन ने, लेकिन खींचने वाले जो प्रोटॉन है वो 25 हो गए। तो 25 प्रोटॉन जो है वो सेम डिस्टेंस के इलेक्ट्रॉन को 24 प्रोटॉन से ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो इसको इजेक्ट करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अप्रोक्सीमेट सेम साइज रहती है तब एटॉमिक चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो तो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो उसकी वजह से जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। अल्टीमेटली लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो अपने पास आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाएगी। लास्ट के देखे अपन कॉपर से जिंक, थोड़ी बहुत रेडियस बढ़ रही है लेकिन थोड़ी सी बढ़ रही है, इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही जितना कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पे 29 प्रोटॉन खींच रहे हैं, यहाँ पर 30 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल ही है, रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल ही है, थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। तो 30 प्रोटॉन जो है वो सेम डिस्टेंस के इलेक्ट्रॉन को 29 प्रोटॉन से ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो इसको इजेक्ट करने में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तो कॉमन सा रूल है जिसको अपन 3D, 4D और 5D तीनों सीरीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट टू राइट चलते रहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती रहेगी। की बात करें डेल्टा EGH की, तो उसमें भी वेरिएशन डेल्टा EH के जैसे ही रहेगा। अपन देख लेते हैं डेल्टा EGH। डेल्टा EGH है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जो है एक आउटर इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि एटम का पार्ट नहीं है, उसको एटम अपने अंदर ऐड करता है, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, जनरली रिलीज होती है क्योंकि नेगेटिव होती है, जनरली रिलीज होती है तो उसको आ जाता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको डेल्टा EGH कहा जाता है। अब इन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, इनमें जो डेल्टा EGH1 है वो सब में नेगेटिव होती है, तो अपन नेगेटिव वैल्यू की बात करेंगे कि लेफ्ट टू राइट चलने पर डेल्टा EGH की जो नेगेटिव वैल्यू है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एटम अपने अंदर ऐड कर रहा है, उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो उसमें कैसे वेरिएशन आएंगे। तो अल्टीमेटली उसमें भी ऐसे वेरिएशन आएंगे डेल्टा H के जैसे, क्योंकि वो भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन पर और साइज के ऊपर डिपेंड करती है। बस डेल्टा H रिक्वायर्ड होती है और ये जो है रिलीज होती है। यहां पर जैसे एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर रहा है, अब ऐड कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचता तो कौन, न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट करेगा और एटम के अंदर उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा। तो अब साइज को यदि अपन डिक्रीज कर देते हैं तो ये जो न्यूक्लियस है ये आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और एटम में इसको ऐड करके ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो साइज जब डिक्रीज होती है तो डेल्टा EGH की नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाती है। वही चीज यहां पर होगी, साइज जब डिक्रीज हो रही है स्टार्टिंग में तो डेल्टा EGH की जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब साइज अप्रोक्सीमेट इक्वल है या लास्ट में थोड़ी बहुत बढ़ गई भी गई तो भी डेल्टा EGH की नेगेटिव वैल्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहेगी, क्योंकि जैसे यहां हमने देखा था कि जो 24 प्रोटॉन थे
क्रोमियम के वो मैग्नीज के 20 उसके कंपैरिजन में मैग्नीज के 25 प्रोटॉन्स इसके आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। तो क्या अब ये 25 प्रोटॉन आउटर जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे? उतनी ही डिस्टेंस से बिल्कुल करेंगे और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। तो साइज अब अप्रोक्सीमेट इक्वल है यहां से क्रोमियम से लेके लास्ट तक जिंक तक। जिंक में थोड़ी सी बढ़ रही है, उसको भी अपन अप्रोक्सीमेट इक्वल यहां कंसीडर कर लेते हैं। तो साइज जब अप्रोक्सीमेट इक्वल है तो भी डेल्टा ईजीएच की नेगेटिव वैल्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहेगी। ये 3D सीरीज में भी होता है, 4D में भी और 5D में। तो लेफ्ट टू राइट का अपन ने देख लिया दोनों का, डेल्टा ईजीएच का और डेल्टा ईएच का। जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज डिक्रीज होती है और साइज अप्रोक्सीमेट इक्वल है, तब कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता रहता है। इसकी वजह से डेल्टा ईएच की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती है और डेल्टा ईजीएच की नेगेटिव वैल्यू बढ़ती है। अब इन दोनों की अपन वैल्यूज देखते हैं अप टू डाउन में कि ये कैसे वेरी करती है। 3D से इससे अपन जाते हैं 4D सीरीज एलिमेंट में। तो रेडियस अपन बता रहे इंक्रीज हो जाती है, रेडियस जो है वो इंक्रीज होगी तो आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। दूर चला गया तो इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब डेल्टा एच डिक्रीज हो जाएगी। 3D सीरीज से 4D सीरीज एलिमेंट में जाते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। जैसा कि अपन जनरली ग्रुप में बताते भी कि अप टू डाउन जाने पर रेडियस क्योंकि इंक्रीज होती है इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो ये जनरल रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है 3D से 4D सीरीज एलिमेंट में। लेकिन जब अपन जाएंगे 4D सीरीज से 5D सीरीज एलिमेंट में तो डेल्टा एच जो जनरली डिक्रीज होती है अप टू डाउन जाने पर, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये एक्सेप्शनल केस है, यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 4D सीरीज से 5D सीरीज एलिमेंट में जाते हैं तो देखो रेडियस तो रखिए अपने अप्रोक्सीमेट इक्वल। इसका रीजन क्या है इसको समझते हैं। देखो रेडियस तो अप्रोक्सीमेट इक्वल है, क्यों है वो अपन पहले डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल है, रेडियस का तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन साथ साथ में यहां प्रोटोन बढ़ गए। जैसे अपन 4D से 5D सीरीज एलिमेंट में जाएंगे, पीरियड चेंज करना होगा तो अपने पास 32 एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड होंगे, 32 एटॉमिक नंबर जो इसका बढ़ेगा। यानी यहां जितने प्रोटॉन 4D सीरीज एलिमेंट में थे उतने तो आएंगे 32 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो रहेंगे। तो ये बढ़े हुए 32 प्रोटॉन्स है, क्या ये आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे? जो कि लगभग उतनी ही डिस्टेंस पर है न्यूक्लियस से जितना कि 4D सीरीज में था। बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ जाती है। साथ ही साथ यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर जो है वो अपन अप्लाई कर सकते हैं कि क्या यहां से यहां आने पर प्रोटॉन ही बढ़े, इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़े? 32 इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़े, लेकिन वो कहां पर, उनका इफेक्ट कैसे पड़ रहा है? वो इनर शेल में बढ़े। पहले इनर जो है 4D में बढ़े, उसको पूरा होने के बाद में फिर इनर 4F में बढ़े। तो ये भी तो अपना इफेक्ट लगा रहे हैं, ये इफेक्ट लगा रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियस जो 32 प्रोटॉन बढ़े ये तो अट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, और ये जो 4F के इलेक्ट्रॉन अपन ने भरे हैं ये आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए और शील्ड भी बना रहे हैं, जिससे कि ये जो है अट्रैक्शन कम हो जाए इन इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन इनका इफेक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होता है यहां पर ज्यादा इफेक्टिव है, इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो 4D से 5D सीरीज एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, केवल फर्स्ट जो पेयर है इट्रियम और लैंथेनम, इसको छोड़ के बाकी जो 9 केस है वो एक्सेप्शनल है। और ये ऐसे कैसे आएगा? डेल्टा ईजीएच। जैसे देखो 3D सीरीज से अपन 4D सीरीज एलिमेंट में आते हैं तो रेडियस बढ़ेगी तो आउटरमोस्ट शेल का आउटर इलेक्ट्रॉन, इसमें आउटर इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन को जो है न्यूक्लियस, क्योंकि अब वो उससे ज्यादा डिस्टेंस पर है तो ये न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट करेगा तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि 3D से 4D सीरीज आने पर डेल्टा ईजीएच की जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये दोनों जो चीजें हैं 3D से 4D में जाने पर क्या हो रही है? डिक्रीज। लेकिन यहां से 4D से 5D में जाने पर क्या हो रही है? इंक्रीज। ये यहां पर भी इंक्रीज होगी, सेम फैक्टर है। 4D और 5D सीरीज का जो रेडियस है वो बनाया अपन ने अप्रोक्सीमेट इक्वल, जितनी यहां पर उतनी यहां पर है। तो जबकि यहां पर जो प्रोटॉन है वो 32 ज्यादा हो गए। अब ये प्रोटॉन आउटर इलेक्ट्रॉन जिसको हम जोड़ रहे हैं जो उतनी डिस्टेंस पर है जितने कि 4D सीरीज में था, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे तो डेल्टा ईजीएच की नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी। साथ में अपन लिख सकते हैं कि 4F, इसमें भी वही है कि 4F जो है वो प्रोटेक्शन करेगा। पहले खुद शेल के आउटरमोस्ट, खुद एटम के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर रहा था, अब ये आउटर इलेक्ट्रॉन को भी प्रोटेक्ट करेगा। इस पर भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम करने की कोशिश करेगा, इसको भी ये रिपेल करेगा। लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज का होता है।
तो यहां स्पेशली हमें ध्यान रखना है 4D और 5D सीरीज एलिमेंट का, कि 4D से 5D सीरीज एलिमेंट में आता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है 4D से 5D सीरीज एलिमेंट में आता है, तो इनका जो रेडियस होती है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है, और डेल्टा एच जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, डेल्टा एच की जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। क्यों होती है, जस्टिफाई अपने को करना पड़ता है। या फिर कोई एग्जांपल देके अपने को पूछ लेते हैं, जैसे हम 4D और 5D सीरीज एलिमेंट बनाए, 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स में पहले यहां पर इट्रियम, नायोबियम, जर्कोनियम, नायोबियम, यहां पर है लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेनम। तो इसको यदि छोड़ देते हैं तो बाकी ये जो 9 पेयर बचेंगे, यहां पर 9 ही बचेंगे, 10 10 होते हैं तो एक तो हटा दिया अपन, इसके आगे कितने बचेंगे 9। तो ये 9 के 9 क्या है, एक्सेप्शनल केस है। तो यहां से एग्जांपल का भी क्वेश्चन आता है, यहां से पूछ लेता है कि जर्कोनियम हैफनियम की रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल है, नायोबियम टेंटेलम की है, मोलिब्डेनम टंगस्टन की है, करेक्ट। या तो किस पेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, या फिर रीजन पूछ लेते हैं कि जर्कोनियम हैफनियम की रेडियस इक्वल है, इसकी रेडियस इक्वल है। रेडियस के साथ यहां पे पूछ लिया जाता है कि जर्कोनियम की कंपैरिजन में हैफनियम, नायोबियम की कंपैरिजन में टेंटेलम, मोलिब्डेनम की कंपैरिजन में टंगस्टन। इसी तरह आगे जो डेल्टा एच है वो ज्यादा होगी, और डेल्टा एच की जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो भी ज्यादा होगी। तो ये अपने को इसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। इसमें ये जो क्वेश्चन है, ये जो अपन स्टेट कर रहे हैं 4D और 5D सीरीज का जो एनोमलस बिहेवियर है, ये लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन से भी आता है। ये जो चीजें हैं वो लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही तो हो रही है, क्योंकि लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन अपन ने किया था, उसी से तो साइज को अपन ने कॉन्ट्रैक्ट करके इतना ही रख दिया जितना कि यहां पर था, उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज है ये। क्वेश्चन आता है व्हाट इज लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन एंड राइट इट्स 2 कॉन्सिक्वेंसेज, करेक्ट, और 3 कॉन्सिक्वेंसेज। तो लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन तो एब्लॉक का पॉइंट है, वहां से डिफाइन किया जाएगा, कॉन्सिक्वेंस ही है। लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन की कॉन्सिक्वेंस है कि 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स की जो रेडियस है इनकी सबकी इक्वल है, अप्रोक्सीमेट इक्वल है। 4D से 5D सीरीज एलिमेंट यहां से यहां से अपन चले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है, डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ऑल दीज आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां इनका ये जो पॉइंट था ये कंप्लीट हो। लास्ट में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं डेल्टा H2 और डेल्टा H3 के बारे में। डेल्टा H1 से डेल्टा H2 हमेशा ज्यादा होती है, डेल्टा H2 से डेल्टा H3 भी ज्यादा होती है। यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे क्वेश्चन पूछे तो डेल्टा H2 कम होती है, तो वो एक्सपेक्टेड से कम होती है हमेशा, ये कभी भी डेल्टा H1 से कम नहीं हो सकती। डेल्टा H1 से यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो हमेशा ज्यादा होगी, और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो और भी ज्यादा होगी। इसलिए हम कहते हैं डेल्टा H1 इज ऑलरेडी ऑलवेज, इससे डेल्टा H2 ज्यादा होती है, डेल्टा H2 से डेल्टा H3 ज्यादा होती है। इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहीं पे नहीं, पूरी पीरियोडिक टेबल में ही नहीं है, करेक्ट। और जब अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो जैसे डेल्टा H1 बढ़ती है, डेल्टा H2 भी बढ़ेगी, डेल्टा H3 भी बढ़ेगी, जो कोरिस्पोंडिंग उनकी वैल्यूज आती रहेगी। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि जो डेल्टा H2 और डेल्टा H3 होती है वो एक्सपेक्टेड से कम होती है। जितना अपन एक्सपेक्ट करके चलते हैं उससे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है कई बार सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब कहां होगी, जहां पर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा वहां डेल्टा H2 कम होगी, जहां 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा वहां पर डेल्टा H3 कम होगी, वो एक्सपेक्टेड से कम होगी। और ये जो चीजें हैं वो अपने को कहीं ना कहीं इसका जब 3D सीरीज एलिमेंट के बारे में जैसे आगे अपन पढ़ेंगे, जो भी अपना फोकस होगा वो 3D सीरीज एलिमेंट के ऊपर ही होगा, तो उसमें उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और अदर जो नेचर है, रिड्यूसिंग नेचर है, उनको जस्टिफाई करने में ये चीजें काम में आती है। तो डेल्टा H2 जो होती है वो एक्सपेक्टेड से कम होती है, लेस देन एक्सपेक्टेड। अब लेस देन एक्सपेक्टेड किस में होती है ये, एक तो मैग्नीज में होती है और एक जिंक में होती है, क्योंकि मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d5। यदि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे ये वाले तो 3d5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए इसकी डेल्टा H2 एक्सपेक्टेड से कम है। और जिंक में होता है 4s2 3d10, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो 3d10 स्टेबल हुआ, इसलिए इसकी जो डेल्टा H2 एक्सपेक्टेड से कम है, करेक्ट। लेकिन ये एक्सपेक्टेड से कम है, ऐसे नहीं है कि ये जो वैल्यू है वो इसकी डेल्टा H1 से कम होगी, या फिर इसके पास में जैसे क्रोमियम आ रहा है तो क्रोमियम की डेल्टा H2 से ये डेल्टा H2 कम होगी, ऐसा नहीं है। ये इससे भी ज्यादा है और इसकी डेल्टा H1 से भी ज्यादा है, उसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं। ये तो है कि एक्सपेक्टेड से कम है। और जो डेल्टा H3 है ये किस में कम होगी, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता है, जैसे आयरन का अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखे 4s2 3d6, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अपन निकाल दें, एक यहां से, 2 यहां से और एक यहां से, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया। और एक स्कैंडियम में भी लिख सकते हैं, स्कैंडियम है 4s2 3d1, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में 2 यहां से और एक यहां से,
इसका भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो स्कैंडियम और आयरन में जो डेल्टा H3 होती है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आती है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है डी ब्लॉक की। ये वीडियो लेक्चर अब कंप्लीट हो। इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू इन योर स्टडी, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।